फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। अब हम एक वीडियोस की सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा और उनके प्रूफ दूंगा। इन चीज़ों को जानना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप एक अच्छे लेवल की मैथ पढ़ रहे हैं, और ये कंपलसरी है हर टाइप के मैथ्स में। तो सबसे पहले मैं सबसे बेसिक चीज़ से स्टार्ट करता हूँ, डिवीज़न एल्गोरिथम से। डिवीज़न एल्गोरिथम असल में जो बचपन में हम डिवीज़न करते हैं उसी का एक और जनरल फॉर्म है, और इसमें क्या है कि हमें किसी भी गिवन दो इंटीजर्स के लिए दो और इंटीजर फाइंड करने पड़ते हैं सच दैट दिस प्रॉपर्टी इज होल्ड। और ऐसे दो इंटीजर फाइंड करने पड़ते हैं और ऐसे दो इंटीजर हमेशा एग्जिस्ट करेंगे, ये थ्योरम कहता है। तो असल में अगर हम थ्योरम को ध्यान से देखें तो उसमें लिखा है कि लेट ए एंड बी द इंटीजर्स विद बी इज ग्रेटर देन 0, then there exist unique integer q and r with the property that a equal to bq plus r where r is this between this। तो आपको पता है ये रिमाइंडर जो है वो जिससे हम डिवाइड करते हुए हैं उससे छोटा होता है और या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। तो ये सेम एज डिवीज़न की तरह है। तो इसका प्रूफ देखते हैं कैसे। देखिए पहले तो प्रूफ से पहले हम इसमें कुछ मैं अंडरलाइन कर दूँ कि इसमें हमें प्रूफ क्या क्या करना है। तो एक तो पहले हमें एग्जिस्टेंस प्रूव करना पड़ेगा, देयर एग्जिस्ट, इस पार्ट को प्रूव करना पड़ेगा कि वहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, फर्स्ट थिंग। और दूसरी थिंग हमें प्रूव करनी है इसमें यूनिकनेस, कि ये जो दो इंटीजर होंगे ये यूनिक होंगे, इनके अलावा कोई दूसरा इंटीजर नहीं हो सकता है। तो ठीक है, तो इस थ्योरम को या फिर इस एल्गोरिथम को प्रूव करने से पहले एक छोटी सी चीज़ जो इसको हम कहते हैं वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, ये बहुत ही फंडामेंटल है और ये बार बार बिना हम बताए भी यूज़ करते हैं कई जगह। और इसमें कहता है कि एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ए इंटीजर, अगर कोई भी इंटीजर का नॉन एम्प्टी सेट है तो उसके पास एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट ज़रूर होगा। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ स्मॉल एलिमेंट ज़रूर होगा, ये वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल है। अब ये मैंने इसलिए यहाँ लिख दिया कि इसका यूज़ मैं करूँगा इस प्रूफ में, सो कीप इन माइंड। अब प्रूफ पे हम चलते हैं। प्रूफ के लिए मैं एक सेट बना रहा हूँ, आप इस सेट को ध्यान से देखें। कंसिडर दिस सेट, कोई भी एस सेट ले लेते हैं। एस एक सेट है, मैं देखिए इसका और इसका सेट बना रहा हूँ। ये आर के बारे में मैं बता रहा हूँ इस सेट को इस तरह का कंस्ट्रक्ट करने का फ़ायदा। ए माइनस बी के सच दैट के जो होगा वो आपका कोई भी इंटीजर्स हो सकता है। तो इस सेट को मैं ऐसे ही कर इज एन इंटीजर को मैं ऐसे बिलोंग्स टू करा देता हूँ और ज़्यादा बड़ा ना बने इसलिए। सबसे पहले हम इसमें प्रूफ करेंगे कि ये जो एस है वो नॉन एम्प्टी है, क्योंकि एम्प्टी हो जाएगा तो फिर हम एग्जिस्टेंस नहीं दिखा पाएंगे। तो नॉन एम्प्टी प्रूव करने के लिए मैं मान लेता हूँ अगर ए पे दो ही कंडीशन हो सकती है, ए की ए ग्रेटर देन 0 हो। अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो आप ए को ए माइनस बी डॉट ज़ीरो के फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये जो चीज़ होगा ग्रेटर देन है तो दिस ये ऑल्सो ग्रेटर देन 0, सो वो इसमें बिलोंग कर जाएगा। इसका मतलब कि कम से कम एटलीस्ट ए ग्रेटर देन 0 पे ए तो बिलोंग करेगा ही, जहाँ पे देखिए आपको के जो मिल गया वो 0 मिल गया। इसी तरह अगर ए लेस देन हो, मैं लिख देता हूँ, ए लेस देन 0 होगा तो आप कंसिडर करिए कि ए माइनस बी इंटू 2a, तो आप ए अगर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2b, और ये भी बिलोंग कर गया एस में। अब ये कैसे बिलोंग कर गया कि इसमें दो कंडीशन है, एक तो के जो हो वो इंटीजर हो और दूसरा ये ग्रेटर देन 0, और ये दोनों ही कंडीशन को फॉलो कर रहा है इसलिए एस में कंसिडर हो गया। तो दोनों ही कंडीशन में एस जो होगा वो नॉन एम्प्टी होगा। अब तीसरी कंडीशन ये है कि अगर 0 बिलोंग कर जाए सेट में, तीसरी कंडीशन ये है कि if 0 बिलोंग्स टू एस, अगर सेट में, अब मैं थोड़ा प्रूफ की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, कि अगर सेट में 0 बिलोंग कर रहा है तो इसके बिलोंग करने से क्या होगा कि जो ए माइनस बी के होगा वो इक्वल्स टू 0 होगा, ये इस फॉर्म में होगा। इसका मतलब होगा कि ए बराबर बी के, इसका मतलब होगा कि ए डिवाइड्स बी। और यहाँ से देखिए आपको क्या मिल गया, एक तो चीज़ मिल गई कि जो क्यू होगा, या फिर क्यू नहीं कहूँ तो मैं ये कह दूँ कि आर 0 ले लीजिए और जो क्यू है वो ए बाई बी हो गया। सो इस कंडीशन में भी आर और जो क्यू है दोनों एग्जिस्ट कर गए। तो आप समझ रहे होंगे कि ये सेट बनाने का क्या फ़ायदा हुआ। सेट बनाने का फ़ायदा हुआ कि इसकी मदद से हम एग्जिस्टेंस दिखा पा रहे हैं। तो पहली कंडीशन अगर 0 बिलोंग कर गया एस में तो आर और क्यू इस तरह से मिल जाएंगे। अब दूसरी कंडीशन ये अगर मान लें कि 0 इज़ नॉट बिलोंग्स टू एस, ये केस 1 था, अपने प्रूफ का केस 1 था, ये केस 2।
अगर मैं कर दूं कि 0 डज नॉट बिलोंग्स टू S, तो इस कंडीशन में पहले तो हमने प्रूफ कर दिया कि S इज नॉन एम्प्टी सिंस सो अगर नॉन एम्प्टी है और ये जो सेट है वो किसका, इंटीजर्स का ही सेट है, इंटीजर्स हैं तो ये इंटीजर ही मिलेगा, इंटीजर का सेट है। और वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल कहता है कि अगर कोई भी नॉन एम्प्टी इंटीजर का सेट है तो हम उसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकाल सकते हैं। लेट दैट एलिमेंट इक्वल टू आर। सो आर है तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस समथिंग, कोई भी बी क्यू ले लीजिए आप, बी क्यू। सो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इस कंडीशन में भी हमें एक एलिमेंट आर और क्यू जरूर मिल ही जाएंगे। तो दोनों ही कंडीशन में हमें एग्जिस्टेंस तो मिल गया। अब जो कुछ बचा है वो एक ही चीज़ प्रूव करनी है, जो कि ये कि जो आर हमें एग्जिस्ट करके मिला है वो बी से छोटा होना चाहिए, जो दूसरी चीज़ है बी से छोटा होना चाहिए। तो हमारे पास बचा ये प्रूव करने के लिए। अच्छा, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि मान लेंगे लेट इफ़ पॉसिबल, अगर संभव हो, आर इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू बी। अगर आर इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू बी हुआ तो देन ए माइनस बी और क्यू प्लस वन, ऐसा हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ अभी कैसे क्यों हो रहा है ये। तो ए माइनस बी क्यू प्लस वन, और इसको अगर थोड़ा मैं चेंज करूँ तो ए माइनस बी क्यू और माइनस ऑफ बी, और इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं तो देखिए ए माइनस बी क्यू, इसको मैंने क्या माना था आर, तो आर माइनस बी, और आर माइनस बी इज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो। अब ये क्यों है, फ्रॉम दिस आर इज ग्रेटर दैन जीरो तो आर माइनस इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू जीरो, सो दैट जो ए माइनस बी क्यू प्लस वन बिलोंग कर जाएगा एस में। लेकिन बट आप देखें कि ए माइनस बी क्यू प्लस वन, तो इसको क्या मैं ऐसे लिख दूं कि ए माइनस बी क्यू माइनस बी, ये तो लिख ही सकते हैं बी का अंदर मल्टीप्लाई करके, और ये जो होगा ये हमेशा लेस होगा, छोटा होगा ए माइनस बी क्यू से, क्योंकि बी घटा रहे थे, अब बी हम नहीं घटा रहे हैं तो ये छोटा ही होगा। और अगर ये हो गया तो इसका मतलब हमें इस आर को हमने क्या माना था, स्मॉलेस्ट एलिमेंट, आर जो होगा स्मॉलेस्ट होगा, ये भी हमें मानना पड़ेगा। जो आर है वो स्मॉलेस्ट हमने माना था यहाँ पे वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल से, यहाँ पे हमको मेरे को लिखना चाहिए वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। तो वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल से देयर एग्जिस्ट अ स्मॉलेस्ट नंबर, ये हमने माना हुआ था, तो स्मॉलेस्ट हमने यहाँ कहा, लेकिन यहाँ पे हमें उससे भी छोटा एक चीज़ मिल गया जो कि कॉन्ट्राडिक्शन है। सो आर इज लेस दैन आर इक्वल टू इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, सो दिस इज ट्रू। तो हमने एग्जिस्टेंस पार्ट को प्रूव कर दिया। हमने प्रूफ में क्या किया है, एक झलक में देखें तो एस पहले एक सेट कंस्ट्रक्ट किया, उसको दिखा दिया कि ये नॉन एम्प्टी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि पहले दिखा कि जीरो अगर बिलोंग कर जाएगा तो हमें आर ऐसे इस तरह से मिल जाएंगे, अगर जीरो नहीं बिलोंग करेगा तो वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल से हमें एक लीस्ट एलिमेंट मिल जाएगा जिसको हम ऐसे दिखा देंगे। तो ये दोनों ही कंडीशन में मिल गया हमें। अब आर मिल गया तो आर को हमें सिर्फ क्या कंस्ट्रक्ट करना है कि आर इज लेस देन बी, और आर इज लेस देन प्रूफ करने के लिए हम मान लेंगे कि आर इज ग्रेटर देन है और कॉन्ट्राडिक्शन दिखा देंगे, तो ये प्रूफ। लास्ट थिंग मैंने बोला था दो पार्ट हैं, एक देयर एग्जिस्ट पार्ट प्रूव हो गया, यूनिकनेस पार्ट बचा। तो यूनिकनेस के लिए वही हम एक पुरानी सी टेक्निक यूज़ करेंगे जो बार बार यूज़ होगी। आप इस वीडियो को देखेंगे तो इसके बाद जब भी आपको कहीं यूनिकनेस प्रूव करना होगा तो आप मैक्सिमम टाइम इसी तरह प्रूव करेंगे कि लेट, मान लेते हैं कि क्यू आर क्यू डैश और आर डैश एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, सच दैट, किस तरह से, सच दैट जो ए है वो बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में भी है, जहाँ आर जो है लेस देन बी है और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, और जो ए है वो बी क्यू डैश प्लस आर डैश के भी रूप में लिखा है। अगर ये दोनों ही रूप में लिखा है जहाँ पे आर डैश जो है वो लेस देन बी और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ ए है तो ये दोनों बराबर होगा बी क्यू प्लस आर बराबर बी क्यू डैश प्लस आर डैश, और इसको एक तरफ ला दे तो बी आ जाएगा क्यू माइनस क्यू डैश, और इसको इधर लाते हैं आर डैश माइनस आर। इस कंडीशन से हमें साफ साफ दिख रहा है कि अगर ये हो रहा है तो ये दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन है जो इसके बराबर है, तो जो b होगा वो डिवाइड करेगा r डैश माइनस r, ठीक है। अब b अगर
आर डैश माइनस आर को डिवाइड कर रहा है, और जो आर डैश माइनस आर है वो लेस देन और इक्वल हो सकता है आर डैश के, क्योंकि आर डैश में से घटा रहे हैं तो ये हमेशा छोटा या बराबर ही होगा, और आर डैश जो है वो लेस देन बी है, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो हो ही गए। और जो बी है उसको डिवाइड कर रहा है लेस देन वाले को, तो सिंपली जो आप कह सकते हैं कि जो आर डैश माइनस आर है वो इक्वल 0 है, और यहाँ से आर डैश बराबर आर आपको प्रूफ हो गया। एक चीज़ हो गया, जैसे आप ये प्रूफ करेंगे और रखेंगे अपने आगे के क्वेश्चंस में, तो क्यू डैश बराबर क्यू अपने आप ही प्रूफ हो जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो ये प्रूफ पहला ऐसा प्रूफ होता है जब भी हम हायर मैथमेटिक्स पढ़ने जाते हैं, तो ये सबसे पहला ऐसा प्रूफ होता है जिसमें इतनी सारी टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है। तो इस प्रूफ को अगर आप समझना चाहते हैं तो इसका एक ही तरीका है कि आप इसको बार बार 2-3 बार करें, और दिमाग में रखें कि आपको क्या प्रूव करना है इस थ्योरम में। इस थ्योरम में 2 ही चीज़ प्रूव करनी है, एक तो देयर एग्जिस्ट पोर्शन और यूनिकनेस। तो देयर एग्जिस्ट जो पोर्शन है वो किसी ना किसी सेट के ही अंडर हम कर सकते हैं कि भाई कोई सेट है तो वहाँ पे एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, और यही कॉन्सेप्ट था पीछे कि हम ये सेट क्यों बनाए, हमने ये सेट क्यों बनाया। और फिर सिंपल सी बात है कि कोई सेट बनाया तो उसका नॉन एम्प्टी प्रूफ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो हमने नॉन एम्प्टी प्रूफ किया। फिर सिंपल ये सब कैलकुलेशंस हैं, इसमें कुछ भी मतलब ऐसा गजब की चीज़ नहीं यूज़ हो रही है। बस एक चीज़ यहाँ यूज़ हुआ कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, जो कि मैं किसी वीडियो में ज़रूर बता चुका हूँ। यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज़ हुआ, और यूनिकनेस के लिए हम हमेशा 2 एलिमेंट्स मान लेते हैं और उन दोनों को ही आपस में बराबर प्रूफ कर देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत टेक्निकलिटी आई, और उसके बाद तो इस प्रूफ में कुछ नहीं। तो अगर इस प्रूफ को आप करना चाहते हैं तो इसको बार बार करके ही ये प्रूफ आ सकता है। अगला थ्योरम, अगला जो चीज़ होगा वो हम जीसीडी पे बात करेंगे, और जीसीडी इज़ ए लीनियर कॉम्बिनेशन, इस चीज़ को हम प्रूव करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मस्ट शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। थैंक्स।